हेलो। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का एक बार फिर से वेलकम बैक है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार एप्लीकेशन पे तथा प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे। ये आप लोग का पीजीटी केमिस्ट्री का जो सेट नंबर 10 है उसका डिस्कशन होने जा रहा है। ठीक है, इसका जो डिस्कशन दो पार्ट में होगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 1 का डिस्कशन अभी हो रहा है, पार्ट 2 का जो डिस्कशन होगा वो कुछ समय के बाद होगा, क्योंकि किसी विशेष कारण से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है पटना छोड़ के। ठीक है, कुछ दिन बाद आके 6 या तो 31 में या 6 जून को हो सकता है कि सेकेंड पार्ट का डिस्कशन हो। ठीक है, तो अब आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मिलाइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तत्व है और उसका इधर प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मैच करवाइए कि बताइए कौन किससे मैच करता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन और सल्फर। ठीक है, क्लोरीन और सल्फर है। अब आ जाइए फ्रांसियम, सब यहाँ से मिलाते हैं। फ्रांसियम और रेडियम किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से। इसलिए इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, इसका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। सबसे बड़े परमाणु वाले तत्व, ये ग्रुप 1 का है। ये किसका है, ये हमारा ग्रुप 1 का तत्व है, यानी इसका जो आंसर है यहाँ से मिला देते हैं, सी। सी का 2। उसके बाद मिलाइए नेक्स्ट जो हमारा है जर्मेनियम और आर्सेनिक। जर्मेनियम और आर्सेनिक के अंदर में क्या होता है, मेटल और नन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है, मेटोलाइट्स है। ये दोनों क्या है, मेटोलाइट्स है। ये दोनों क्या है जी, ये दोनों अपना मेटालाइट्स है। ये दोनों क्या है, मेटालाइट्स है। ये दोनों क्या है, अपना मेटालाइट्स है। यानी यानी क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी बी मेटालाइट्स। तो ये हो जाएगा बी। बी का हो जाएगा 3 नंबर। बी का हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद एलिमेंट्स में हाईएस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये देखिए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। यानी डी, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। FONCl। ठीक है, ये सब क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। यानी डी 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 का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, डी का हो जाएगा 1। उसके बाद आ जाइए, क्लोरीन हो चाहे सल्फर हो, इस सब का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यानी इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा हो जाएगा 4 नंबर, ए का 4। ऑप्शन मिलाइए, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। यानी इसका जो हमारा आंसर है 71 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 71 का ये नंबर। ये सब का क्या है, इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, होना चाहिए था यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन का। यहाँ पे होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड पीरियड में रिपल्सन ज़्यादा होता है। चलिए, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 72 है। अरे, क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई। ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2 पेज में आ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आ जाइए बोरॉक्स मन का टेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले समझाते हैं। ठीक है, बोरॉक्स मन का टेस्ट में किसका निर्माण होता है, मेटाबोरेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ये टेस्ट भी किसके लिए किया जाता है, ये जितने भी टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ये किसके लिए किया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। ये जितना भी टेस्ट है लगभग सबका जो नेचर ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन मिलाइएगा 72 72। यहाँ पे देखिएगा, बोरॉक्स मन का टेस्ट में क्या होता है, किसका निर्माण होता है, मेटाबोरेट का निर्माण होता है। फिर वहां से फिर क्या होता है, मेटल का निर्माण होता है। यानी देखिए ध्यान से, ए
ये इतना, ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट है चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए ही किया जाता है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जिस भी मेटल है, मेटल को चारकोल के होल में गर्म किया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पे किसका, यहाँ पे होता है मेटाबोरेट का निर्माण। किसका, मेटाबोरेट का निर्माण हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेटाबोरेट का निर्माण हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे किसका निर्माण होगा, मेटल कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण हो जाएगा, चारकोल कैविटी टेस्ट के भी अंदर में क्या होगा, मेटल कार्बोनेट का। अगर मेटल कार्बोनेट को फर्दर हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड या मेटल मिल जाता है। यानी देखिए तो इसमें क्या हो गया जी, यानी आ जाइए यहाँ पे हमारा, ठीक है, मेटल कार्बोनेट फर्दर हमको मेटल ऑक्स यहाँ मिल रहा है, यानी ठीक है, बी का 4 नंबर, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा है कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण। ये समझिए कोबाल्ट नाइट्रेट परीक्षण है, ये किसके लिए किया जाता है, ये समझिए कि ये चारकोल कैविटी टेस्ट का एक्सटेंशन, कैविटी CAVIT कैविटी का एक्सटेंशन है। क्या है ये, चारकोल कैविटी टेस्ट का ही क्या है, एक्सटेंशन टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो हम लोग करते हैं सबसे पहले, यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी सिमिलर रिएक्शन ही किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मेटल कार्बोनेट वहाँ भी बना था, ये जो चारकोल कैविटी टेस्ट का, ये जो हमारा ये जो टेस्ट है, ये चारकोल कैविटी का एक्सटेंशन है, मेटल कार्बोनेट बना है, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ क्या कर दिए हैं, फर्दर हीट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करने पे कोबाल्ट ऑक्साइड मिल जाता है। यानी हमारा जो सी नंबर है, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा 1 नंबर, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी का 1 नंबर हो जाएगा। अब उसके बाद बचा हुआ कौन है हमारा, उसके बाद बचा हुआ फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में एक्चुअली में क्या होता है, मेटल क्लोराइड का निर्माण होता है। फ्लेम टेस्ट में किसका निर्माण होता है, फ्लेम टेस्ट में मेटल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसके अंदर में किसका निर्माण होता है, मेटल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसके अंदर में किसका निर्माण होता है, मेटल क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे मेटल क्लोराइड कहाँ पे बन रहा है जी, ये देखिए मेटल क्लोराइड कहाँ बन रहा है, डी में, यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से, डी का हो जाएगा 2 नंबर, डी का हो जाएगा 2 नंबर, डी का हो जाएगा 2 नंबर। अब इसको मिलाइए, ए का 3, सी सी सी, अरे यहाँ ऐसा लिखा, सी का 1 हो जाएगा ना, सी का 1, सी का 1 हो जाएगा। मैच करिए तो यहाँ से, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 73 नंबर, ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, किसके लिए निकालना है, एक्स से डब्लू। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 1, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन यहाँ एक्स से डब्लू करना है, 1 + 2 + 3 कर देते हैं। तो 1 + 3 करेंगे, 1 + 2 + 3, एक्स से बाई, वाई से जेड, जेड से डब्लू, तीनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स इधर, ठीक है, इधर डब्लू हो जाएगा, जेड जेड कैंसिल, जेड जेड कैंसिल। तो अगर यहाँ पे जो हमारा ये रिएक्शन 1, 2 और 3 को ऐड करने पे मिल रहा है, तो हमारा यहाँ पे के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 × K2 × K3, क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू K1 × K2 × K3। अब K1 का वैल्यू है 1, K2 का वैल्यू है 2, ठीक है, K3 का वैल्यू है 4, यानी इसका लिए हो जाएगा 3, यानी 8, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आंसर।
यानी देखिए हम लोग को यहाँ x से w के लिए के इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकालना है। ये तीनों इक्वेशन के मदद से तो हम लोग क्या किए हैं, तीनों इक्वेशन को जोड़ दिए हैं। ठीक है, जोड़ देने पे x से w आ गया है। अब जब इक्वेशन को जोड़ेंगे तो जो हमारा इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हो गया हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, देखते हैं। दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे जो हमारा एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नन एरोमेटिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, sp3 है। ठीक है, अब नन एरोमेटिक में ये ठीक है, ये हो जाएगा नन एरोमेटिक। अब बी नंबर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरा का पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, ये हो गया। एक और रीजन क्या, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। अब ये दोनों में रिपल्सन के कारण ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। ये दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन, इसलिए ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये जो रिंग है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा यहाँ पे रिपल्सन के कारण, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नन एरोमेटिक। ये हमारा क्या हो जाएगा, नन एरोमेटिक। कंडीशन को फुलफिल कर रहा है लेकिन रिपल्सन के कारण एरोमेटिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको एक प्लेन के अंदर में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा ये नन प्लेनर हो जा रहा है, नन प्लेनर हो। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट सी हो गया। अच्छा, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 दो 12 दो 14, चार दो दो चार दो छः एक सात 14 पाई। ठीक है, यानी या तो 2 करो या 6 करो या 10 करो या 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यही ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, हर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पूरे का पूरा मॉलिक्यूल्स एक प्लेन के अंदर में है, ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स एक प्लेन के बाहर चला गया है। ठीक है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यानी बी और डी देखिए, तो बी और डी 74 का जो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, तो हो जाएगा इसका आंसर बी और ये दोनों नन। 74 के बाद 74 के बाद 75। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्ट, ये 3 डिग्री SN2 नहीं देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 डिग्री, ये भी SN2 देगा, ये नहीं कह रहे कि नहीं दे रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे SN2 में जिस कार्बन पे अटैक होना होता है वो क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। इसलिए बताइए SN2 का जो रेट होगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कार्बन है लेस हिंडर्ड होना, ठीक है, लेस हिंडर्ड है। यही कार्बन जो हमारा है लेस हिंडर्ड है, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, इस पे जो हमारा रिएक्शन का रेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यानी लेस हिंडर्ड, तो रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, टोटल 2 डिग्री, यहाँ पे हमारा 1 डिग्री, यहाँ पे हमारा 3 डिग्री। तो इसका सबसे ज़्यादा रेट कहाँ पे हो जाएगा, बी, 75 का बी नंबर, 75 का बी नंबर।
अब आइए, ग्लूकोज के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पैदा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज को हम लोग क्या कर रहे हैं, दहन करवा रहे हैं, तो क्या होता है, पानी पैदा होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब आ जाइए, कितने ग्राम ग्लूकोज के लिए इतना ग्राम, कितना है, क्या है, 900 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण दहन के लिए कितने ग्राम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज के कम्बसन का रिएक्शन लिख देते हैं। ठीक है, हमारा रिएक्शन क्या है, C6H12O6। ठीक है, इसको अगले पेज पे बना दें, +6O2 रिएक्शन किया है, तो 6CO2 +6H2O। रिएक्शन बैलेंस है 6 6 12 12, ऐसे भी याद है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ध्यान से, क्या पूछ रहा है, किसके कम्बसन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कम्बसन के लिए कितने ग्राम के लिए, 900 ग्राम, 900 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट C6H12O6, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है जी, मोलिकुलर वेट हमारा होता है इसका 180 दिया हुआ है। अब मोल निकालेंगे, अच्छा मोल निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मोल हो जाए कितना, 900/180, 5 मोल, कितना हो जाएगा, 5 मोल। ठीक है, अब आ जाइए कि क्या पूछ रहा है, 900 ग्राम ग्लूकोज के लिए क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ से देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 1 मोल, तो इसका 6 मोल, यही है ना। अब ऑलरेडी ध्यान से मास में क्या करना है, द मास ऑफ ग्लूकोज, क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसका 180 ग्राम, कितना एक में, अगर इसके 1 मोल, अगर इसका 180 ग्राम खर्च होता है, तो इसका कितना खर्च होगा, 32 × 6, कितना हो जाएगा जी, 32, 12 छत्ती 18, 192, 192 ग्राम, 192 ग्राम, कितना, 192 ग्राम। अगर इसका 192, तो इसका अगर 180 से इसका 192, तो अगर यहाँ से आंसर मिलाइए, 180 से, 180 से कितना, 192, इसलिए 1 से 192/180, इसलिए कितना ग्राम है जी, है हमारा 900 ग्राम। कितना ग्राम, 900 ग्राम। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 192/180 इंटू 900, हो जाएगा 18 × 5, 192 × 5, इसका दो, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, 1 46, 46, 46, 5, यानी इसका यही तो आंसर आ रहा है, 960 ग्राम। कितना हो जाएगा जी इसका, 960 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 960 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, अब आइए हैलोजन में से, ठीक है, विच कैन अंडरगो डिस्प्रो, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से क्या पूछ रहा है, किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है क्या, जिसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो देखिए, इसमें इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये हमेशा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऑलवेज, कभी, अच्छा ऑलवेज कितना, -1। ठीक है, एक आध एक्सेप्शनल वो मतलब एक आध कंपाउंड है जहाँ ये पॉजिटिव शो करता है, लेकिन फिर भी वो जो मैटर है, मतलब वो वो विवादित है, क्या है वो विवादित है। ठीक है, अब कहीं बुक में कुछ लिखा रहता है, लेकिन ऐसे फ्लोरीन हमेशा -1 शो करता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रदर्शित नहीं करेगा। उसके अलावा ये जितने भी हैं, -1 to +7, तो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है। तो बताइए कौन सा जो रिएक्शन है डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कौन वाला है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बीच में रह सकता है, यहाँ तो इसका एक ही वैल्यू फिक्स है, ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर ये हो जाएगा।
सबसे पहले आइए यहाँ से बना देते हैं। यहाँ से कॉन्क H2SO4 और वाटर है, यहाँ से हम लोग एलिमिनेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? एलिमिनेशन करवा देंगे। एलिमिनेशन कैसे करवाएंगे? इस कार्बन से OH और बगल वाले कोई कार्बन से H निकाल देंगे और पानी निकाल देंगे। क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे। CH3OH कॉन्क H2SO4 यहाँ से निकाल दीजिए। ध्यान से देखिए, ये नंबर है ना। अब देखिए दो ही ऑप्शन है। आप या तो यहाँ से OH निकाल रहे हैं तो या तो इस कार्बन के बगल वाला, इस कार्बन के बगल वाला ये है एक हमारा, इसको लिख देते हैं 1 नंबर या 2 नंबर। या तो आप एक से H निकलवाइए, निकालिए या 2 से। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, H से अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इस केस में ऑप्शन के अनुसार ऐसा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ से देख, एक ऑप्शन हमारा क्या है, ये है, इसके पास एक भी अल्फा H नहीं है। यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आएगा तो एक भी अल्फा H नहीं। अगर यहाँ पे निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यानी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। यानी कहाँ से निकालें? 1 से निकालने पे क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। 1 से निकालने पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3। यहाँ से क्यों नहीं निकाले हैं? यहाँ से निकालने पे देखिए ये बनेगा, लेकिन इसके पास अल्फा H नहीं है। यहाँ पे नो अल्फा H, यहाँ पे अल्फा H है। यानी देखिए ये हमारा, ये दोनों में से ये ऑप्शन होगा। अब आइए, इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? pyridine के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ में करवा रहे हैं? आज मेरे पास तो क्वेश्चन भी नहीं है। ओह, अच्छा कोई मैटर नहीं है, यहीं पे करवा देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से, आज क्वेश्चन नहीं है ना, बनाना है, बनाएंगे नहीं आज, थोड़ा जल्दी में। चलिए यहीं से कर देते हैं। CH3COCl। देखिएगा ध्यान से, यहाँ का H और यहाँ का HCl, यहाँ से ये हमारा इधर A हो जाएगा और इधर जाने पे B। यहाँ से Cl, HCl निकल जाएगा। pyridine किसका काम कर रहा है? pyridine एज ए बेस काम कर रहा है। ये किसका? एज बेस काम कर रहा है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल बन क्या जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। आगे बना देते हैं। CH3OH, CH3OH प्लस CH3COCl, ये हमारा pyridine है, यही है ना जी। अब pyridine है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये बेस के जैसा काम कर रहा है, इसको कंट्रोल करेगा HCl। और साथ में क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? CH3। यहाँ देखिए सबसे पहले अपने लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, पूरा मैकेनिज्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, CH3 के बाद यहाँ से OCOCH3, एस्टर। किसका निर्माण हो रहा है? एस्टर का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? एस्टर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पहले यहाँ लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा, कार क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से चलिए, तो ध्यान से यहाँ से हो जाएगा। यानी किसको बना दे? देखिए तो ऑप्शन अब मिला, यहीं पे दिक्कत है क्वेश्चन नहीं रहने के कारण। OCOCH3। यानी देखिए, तो यहाँ जहाँ तक ध्यान है, एक बार आंसर मिला जाएगा। आंसर ये हो जाना चाहिए 78 का, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 78 जो हमारा, यही तो लग रहा है आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, NH3 पिरामिडल, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ये सब क्वेश्चन तो पिरामिडल कहाँ है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल।
ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल डी का टू देखिए कहाँ पे है, डी का 2 ए, अच्छा ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिड ए का 3 PCl5 पांचों का पांचों बॉन्ड। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी C का 4 डी का 2 ए का ए का 3 और बी 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 है VRF5। तो इसका यहाँ यहाँ पे देखिए 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, ठीक है, और एक लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो किसका निर्माण, स्क्वायर पिरामिड का निर्माण हो जाएगा, यानी B का 1 हो जाएगा। चलिए इसका देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले आते हैं नेक्स्ट लिखते हैं, सबसे पहले नाम लिखते हैं इसका। नाम में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग पहले पहले इसका देखते हैं। नंबरिंग यहाँ पे देखिए क्लोरीन भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है, नाइट्रो, ये 2 नाइट्रो है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। यहाँ से तो सवाल नंबरिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो एक इधर मिलेगा, तो या तो इधर जाए या इधर जाए, बीच में है तो इसे नहीं करेंगे। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से अगर करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक, एक के बाद 2, उसके बाद 3, 1 3। यहाँ से करेंगे तो 1 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, यानी नंबरिंग करना यहाँ से 1 2 3 4। इसका नाम लिखो, हो जाएगा 4। ये नाइट्रो N से, क्लोरीन 1 से, यानी लिख दे नाम, इसका नाम 1 क्लोरो, 2 4 डाई नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन, इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नंबरिंग नंबरिंग यहाँ से करें, या तो आप टर्मिनल से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, 1 2 3 दोनों ऐसे हैं। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, ये ई से, AM से, ठीक है। अच्छा एक मिनट ध्यान से, और आप लोग को पता है ध्यान से, ये IUPAC ने भी इसको क्या एक्सेप्ट किया है, IUPAC ने भी इसका नाम क्या एक्सेप्ट, एनिलीन, एनिलीन। तो ये तो हमारा एक, इसी को हम लोग एक देंगे। अब ये हमारा एक है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स हमारा 2 है, एक मिथाइल है और एक इथाइल, यानी ये दोनों किसका काम कर रहा है, ठीक है, ध्यान से यहाँ से देखिए, ये दोनों किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स का। किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स का। ये दोनों किसका काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स का काम कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल है, 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल, और 4 पे इथाइल है। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल, यानी 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ये सही है, ये गलत है। अब आते हैं ध्यान से कौन कौन, कथन ये सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन ए और 2 दोनों में सुधार नहीं किया। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है, ठीक है। कथन ये गलत है और कथन 2 सही है, यही तो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। 80 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, C नंबर होना चाहिए, ठीक है। अभी जो क्या है कि मेरे पास फिलहाल आंसर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये 80 का C नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे अभी है नहीं कि कोई आंसर वगैरह सुधार करवा सकते हैं। तो 80 का जो हमारे पास आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, C नंबर। आगे बढ़ते हैं 81। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। AgNO3 बिलियन की अधिकता से अभिक्रिया करवाने पे, देखिए ध्यान से, कोई कंपाउंड है COCl3 डॉट NNH3, इसका AgNO3 एक्सेस में रिएक्शन, AgNO3 एक्सेस के साथ रिएक्शन किया जाता है तो एक कैसा ऑक्टाहेड्रल, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6
यहाँ से क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, AgCl के 2 मोल प्राप्त होता है। अगर रिएक्शन करवाया जा रहा है तो AgCl का, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। जब रिएक्शन करवाया जा रहा है यहाँ पे तो हमको क्या मिल रहा है, AgCl का 2 मोल मिल रहा है, तथा और कोई ऐसा कंपाउंड मिल रहा है कोबाल्ट का, जहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, 6 है। कितना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी एक्सेस AgNO3 के साथ में इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा रहा है, किया जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब आ जाइए ऑक्सीकरण अवस्था, मान लीजिए यहाँ पे कोबाल्ट का X है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और N किसका वैल्यू, N इसका वैल्यू है, तो N प्लस X का वैल्यू निकालना है। ध्यान से सुनिएगा, मान लिया जाए, अच्छा एक क्लू और दिया हुआ है कि यहाँ पे 2 AgCl का निर्माण हो रहा है, यानी दो जो Cl है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा, आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेगा, तभी 2 Cl ना, यहाँ का Ag इस Cl के साथ में रहेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, CO, देखिए ध्यान से, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, CO, Cl2 बाहर रहेगा, Cl2 क्या रहेगा, बाहर रहेगा, तभी ना यहाँ से Ag इस Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, 2AgCl का निर्माण करेगा। यानी AgCl क्या बता रहा है, 2AgCl का बनना कि जो यहाँ पे 2 क्लोरीन है वो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो 3 क्लोरीन में 2 क्लोरीन क्या हो गया है, बाहर है, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन होगा, क्या होगा, 1 क्लोरीन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 1 क्लोरीन, एक ही बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग कितना अमोनिया देते हैं, इनका वैल्यू दे देते हैं 5, 1 मिनट, NH3 होल 5, यहाँ दे दें ऐसे, CONH3 ऑल 5 Cl। ये देखिए हर कंडीशन को, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसको अगर AgCl के साथ में यहाँ पे अगर AgCl एक्सेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ कितना मोल निर्माण होगा AgCl का, 2 मोल AgCl का निर्माण होगा, क्योंकि जो क्लोरीन बाहर है वही क्या होगा, Ag के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से निकाल देना है आपको यहाँ से निकाल देना है आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ X का वैल्यू, इसके ऊपर में ओवरऑल देखिए X-1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका -1, तो X-1 ओवरऑल, तोड़ेंगे तो इसके ऊपर में 2 पॉजिटिव, X इक्वल टू 2 + 1 = 3, यानी X का जो वैल्यू आया है, N क्या है जी, N, ये हमारा N है, यानी वाटर का कितना है, N का वैल्यू 5 आया है और X का वैल्यू 3 आया है। X + N कितना हो जाएगा, X + N = 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, X + N = एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है और फिर कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ठीक है, अब आइए कार्बोकेटायन। ठीक है, Sp तो ट्राइगोनल प्लेनर, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से क्या करना है, नेमिंग द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए हमारे पास 2 रास्ता है, क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से कर रहे हैं तो 7, अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हर जगह इथाइल, ये मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, यहाँ पहला बार दूसरा प्यारा, यहाँ पहली बार तीसरा प्यारा, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नोमेनक्लेचर का जरूर, कि सब जो पहले आ जाएगा हम लोग उधर साइड से, यहाँ पे तीसरा प्यारा है, 3 4 प्यारा, यहाँ पे दूसरा प्यारा है, तो हमारा जो नेमिंग यहाँ पे नंबरिंग करने का तरीका कौन होगा, इधर से सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब चलिए कहाँ पे है, 2 पे, 5 पे और 6 पे, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, अरे कहाँ समझ में नहीं, क्या बोली, ठीक है, 2
5 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। यही आप लोग कहाँ फंसने वाले थे कि कहाँ से नंबरिंग करें। यहाँ पे देखिए जो मिथाइल है पहला कहाँ पे आ रहा है, थर्ड कार्बन पे। यहाँ पे जो मिथाइल है सेकंड कार्बन पे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे और नंबरिंग इधर से करेंगे। चलिए इसका जो हमारा आंसर 256 डाइमिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। 83, 83 के बाद 84। अब आइए ध्यान से, साई ए वेव फंक्शन, साई ए एंड साई बी, ठीक है, आर वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देन सिग्मा स्टार इज फॉर्म बाय, ये कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। यानी जो ए बी एमओ, ए बी एमओ कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, इंटरफेरेंस से बनता है, ठीक है। और बीएमओ, बीएमओ कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब कोई पॉजिटिव हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विध्वंस, निगेटिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। यानी यहाँ पे जो वेव फंक्शन है क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, वेव फंक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ए बी सिग्मा स्टार ए बी एमओ को बता रहा है, यानी 84 का क्या हो जाएगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड भी है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कैसे बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाने पे इलेक्ट्रॉन का जो स्टेबिलिटी है वो और घटता है, यहाँ पे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ता है, एंटी बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग के विपरीत। अब आ जाइए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला है बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट किस लिए किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। बेयर टेस्ट एक बार अच्छे से बता चुके हैं, बेयर टेस्ट किया जाता है अनसेचुरेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है, अनसेचुरेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए, अनसेचुरेशन के लिए किया जाता है। यानी इसमें हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो हमारा है, सबसे पहले और आसान से बेयर टेस्ट, यानी बेयर टेस्ट सबसे पहले लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले बेयर टेस्ट, यानी ए का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का जो हमारा है 4 हो जाएगा। डी सिप्स टेस्ट एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए किया जाता है, सिप्स टेस्ट जो हमारा है, सिप्स टेस्ट है, यानी डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी सिप्स टेस्ट हमारा हम लोग किसके लिए करते हैं, ठीक है, सिप्स टेस्ट करते हैं हम लोग इसके लिए करते हैं, सिप्स टेस्ट हम लोग करते हैं एल्डिहाइड के लिए। अब आ जाइए ध्यान से, हमारा नेक्स्ट हमारा है जो हमारा है थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, फिनॉल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, थैलिन डाई टेस्ट। यानी थैलिन डाई टेस्ट हम लोग फिनॉल को पहचानने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। अब देखिए सेरिक अमोनियम टेस्ट हम लोग OH समूह के लिए, सेरिक अमोनियम टेस्ट OH समूह के लिए करते हैं। किसके लिए, अगर कहीं पे वो फिनॉल में भी हो सकता है, वो अल्कोहल में भी हो सकता है, यानी OH समूह के लिए करते हैं। यानी 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 बी 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 का हो जाएगा, बी का 3, मेरा ये तो ए का 4, ए का 4, ठीक है, बी का 3, अरे बी का 3 कहीं नहीं है जी, ध्यान से 1 मिनट देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। बेयर टेस्ट अनसेचुरेशन के लिए करते हैं, यानी ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है उसको पहचानने के लिए, मोलिक्यूल सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, तो इस अगर पहचानना है तो हम लोग क्या करते हैं, बेयर रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहचान जाते हैं कि अनसेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो सेरिक अमोनियम टेस्ट है, सेरिक अमोनियम हम लोग करते हैं, यानी सेरिक अमोनियम CAN जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, सेरिक अमोनियम टेस्ट, CAN टेस्ट करते हैं OH समूह के लिए। अब OH समूह में वो फिनॉल वाला भी हो सकता है, अल्कोहल वाला भी होता है, CAN के लिए। अब देखिए थैलिन डाई टेस्ट, थैलिन डाई टेस्ट स्पेशली किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है फिनॉल के लिए। यानी C का 1 हो गया, D का 2 हो गया, और B का 3 हो जाएगा। मिलाइए तो एक बार फिर से, A का 4, A का 4,
ए का 4 एक ही आंसर है, का 4, डी का ए का 4 के बाद बी का 1, बी का 3, अरे यहाँ पे तो इसका आ गया, ये भी नहीं मैच करा, यानी ये तो ऑप्शन होगा नहीं, यानी इसका मार लीजिए जो आंसर है ई नंबर, यहाँ नहीं, इसका आंसर मार लीजिए ई नंबर, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ई नंबर। अब आ जाइए, नेक्स्ट है, दिया हुआ है सबसे पहले SN2 रिएक्शन आर स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है, इंडिकेटेड दैट दे आर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन आइसोमेरिक प्रोडक्ट, सही है, ये भी कथन सही है। फिर है SN1 रिएक्शन आर जनरली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। SN2 रिएक्शन में जो अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, क्या होता है, बैक साइड से होता है, यानी वहाँ पे इन्वर्जन होता है, क्या होता है, इन्वर्जन होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे जो हमारा SN2 में अटैक पीछे से होगा, कहाँ से होगा, पीछे से होगा, और SN1 के अंदर में जो हमारा अटैक है ऊपर से और नीचे से दोनों से होगा, यानी यहाँ पे SN1 के अंदर में हमारा रेसमिक मिक्सचर का निर्माण होगा, सही बात है, और यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। अब आते हैं कथन 1 और कथन 2, कथन 1 असत्य है, ये गलत है, कथन 1 सत्य है, लेकिन दोनों कथन सही है। 86 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए सी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें इन्वर्जन होता है, इसमें रेशमिक मिक्सचर का निर्माण होता है, क्या होता है, इसमें रेशमिक मिक्सचर का निर्माण होता है, यानी 86 का जो आंसर होना चाहिए सी नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 86 का जो आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर, ठीक है, एसिडिक ऑर्डर, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बार ध्यान से पहले COOH, यहाँ R कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसका कॉन्जुगेट बना देंगे H+ निकालने के बाद तो एक मिनट RCOO-, अब ये कब स्टेबल होगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप यानी EWG जुड़ा हो, यानी जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जुड़ा होगा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा स्टेबिलिटी घटेगा। अब चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा देने वाला कौन है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, यहाँ पे ये ना देता है ना लेता है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिड, सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी सबसे स्टेबल ये है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी ये न दे रहा है न ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन का एक बड़ा सा ग्रुप, 3 कार्बन का, यहाँ पे 1 कार्बन का, यहाँ पे 2 कार्बन का, तो सबसे ज़्यादा ये क्या को क्या करेगा, कम करेगा, यानी सबसे कम एसिडिक ये, सबसे ज़्यादा ये, देखिए तो ये इसका जो 87 है, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये आंसर ये होना चाहिए, ठीक है, ये सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन वाला लगा हुआ है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब आइए ये रिएक्शन पहचानना क्या है, चलिए सबसे पहले आ जाइए, डाई एजोटाइजेशन करवा दिए हैं, उसके बाद वाटर से, देखिए ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ बन जाएगा, उसके बाद यहाँ से देखिए ध्यान से, एक बार ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद जो लिविंग ग्रुप है उसको OH सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी यहाँ से किसका निर्माण हो जाएगा, यहाँ से फिनॉल का निर्माण हो जाएगा, यहाँ से किसका निर्माण हो जाएगा, फिनॉल का, यानी A का हो जाएगा, यहाँ A का हो जाना चाहिए 2, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये है हमारा सोडियम डाइक्रोम, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा।
और यहाँ ये फिनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्यूनोलीन का निर्माण कर लेता है। ये किसका निर्माण कर लेगा? क्यूनोलीन का, यानी बी का क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन है? ये जो हमारा है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? राइमरटीमेन। CH Cl3 प्लस एक्वस NaOH H प्लस, इसका नाम क्या है? राइमरटीमेन। राइमर, ये याद रखना, राइमरटीमेन रिएक्शन। यानी राइमरटीमेन रिएक्शन में किसका निर्माण होता है? सैलिसल्डिहाइड का, यानी सी। सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1 नंबर, सी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी का राइमरटीमेन का एक और रिएक्शन है, यहाँ से सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन। क्या नाम है? कोल्ब्स रिएक्शन नाम है, यानी डी। डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड का यहाँ निर्माण होता है। डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। मिलाइए तो, यानी ए का 2, ए का कहाँ गया है जी? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। आज थोड़ा सा टाइम कम है, ये पॉसिबल नहीं है कि सारा का मैकेनिज्म वगैरह बताएं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा। कितना बजा? टाइम टाइम निकलना भी है अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यों नहीं, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे इसका नाम क्या है? इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, और यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है क्यूनोलीन, जहाँ तक याद है क्यूनोलीन। क्यूनोलीन, नोलीन लगता है नाम है, ठीक है। लीन की क्यूनोलीन, ठीक है, रहने देते हैं इसको, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का निर्माण हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फिनॉल का ये रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए, नेक्स्ट है 89। पी ब्लॉक के तत्वों को पहचानना है, उनके बारे में सही कथन। नन मेटल्स आइडेंटिफाइड करेक्ट स्टेटमेंट। नन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देन मेटल, करेक्ट स्टेटमेंट। नॉन मेटल हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल, सही है। मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होता है। नॉन मेटल हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी देन मेटल, एक गलत है। मेटल आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। अब आइएगा नेक्स्ट, कंपाउंड फॉर्म बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर आयनिक, सही बात है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, NaCl कैसा कंपाउंड हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग हाई, ये क्या है हमारा? हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, सही है। अधातु ऑक्साइड सामान्य क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नॉन मेटल, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, ये कैसा होता है? एसिडिक प्रकृति का होता है, यानी ये जो कथन है गलत है। धातु ऑक्साइड आमतौर पर प्रकृति में अम्लीय या न्यूट्रल होते हैं, गलत है, ये भी कथन गलत है। धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं आमतौर पे? ये जो होता है हमारा, ये होता है बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी कौन कौन सा कथन सही है? एक ए सही है और एक सी, ए और सी, यही तो आंसर आ रहा है जी, ए और सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 89 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 89 का जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, बी नंबर होना चाहिए, 89 का बी। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट, समूह 15 के तत्वों के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। डाई नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस है जो कमरे के तापमान पे अकड़ेगी, ये बात सही है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन कम टेम्परेचर पे जल्दी क्या रिएक्शन करता है? नहीं है। इसको रिएक्शन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी कम टेम्परेचर पे इनर्ट गैस के जैसा व्यवहार करता है, तो ये कथन सही है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स आर -3 + 3, ये सही है, तो करता है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू पी पाई बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है? पी पाई बॉन्ड बनाता है। क्या करता है? पी पाई बॉन्ड बनाता है। अब आ जाइए, +5 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थिरता समूह में नीचे से एक मिनट क्या है? +5 स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन, नहीं इंक्रीज नहीं होता है, क्या होता है?
डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाइट्रोजन की अधिकतम कोवैलेंसी 4। नाइट्रोजन का जो अधिकतम कोवैलेंसी है कितना है? नाइट्रोजन का जो अधिकतम कोवैलेंसी है 4 है। कितना है? 4 है। मैक्सिमम कितना? 3 बॉन्ड बना सकता है अपना एक लोन पेयर सो डोनेट करके बहुत मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना शो कर सकता है? 4 कर सकता है। 6 पॉसिबल ही नहीं है। यानी कौन कौन सा कथन ठीक है? यानी डी, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। डाइनो पी पाई बॉन्ड बनाता है। डी गलत है। और ई, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब आ जाइए, नेक्स्ट लिखना है पिको। ठीक है, जीगा, किलो, मेगा, जीगा। यानी जीगा किसको बोलते हैं? 10⁻⁹ को। ठीक है, मिली, मिली किसको बोलते हैं? मिली माइक्रो, मिली माइक्रो, मिलीलीटर 10 ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पिको, मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो पिको। पिको में तो ये आना चाहिए 10 फेम्टो, 10⁻⁻15। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से किसको मिला दें? हम्म, जीगा, जीगा बाइट। ठीक है, यानी डी, डी का हो जाएगा 1, डी का 1, डी का 1। यहीं से तो लगता है ये क्लियर हो गया है। ए का 3, ए का 3। अब है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। यानी पूछ रहा है कि सबसे अच्छा मेजरमेंट कहाँ पे किया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 3 अंक को मेजर किया गया है। यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे एक भी अंक नहीं। यानी देखिए पॉइंट के बाद भी यहाँ पे 3 अंक तक मेजरमेंट किया गया है। इसलिए जो सबसे अच्छा मेजरमेंट हो जाएगा, मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट 9.000। यानी पॉइंट के बाद भी ये 3 अंक तक मेजरमेंट किया गया है। इसलिए जो मेजरमेंट होगा सबसे बेस्ट है हमारा एक। ठीक है, इसमें सबसे कम एक्यूरेसी होगा, मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेसी होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये सिग्निफ ठीक है, यहाँ पे से मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने में अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हम कहाँ पे है? यहाँ पे है। पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट तक मेजर किया गया है। अब आइएगा, सबसे पहले रदरफोर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाज नोट करेक्ट। यानी रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में कौन सा एक्सपेरिमेंट सही नहीं है? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल डज पास थ्रू गोल्डन लीफ टू नॉट डेविएट। कहने का मतलब है कि यहाँ से जब पास करवा रहे थे अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ से तो जो अल्फा पार्टिकल पास कर रहा था वो बिना डेविएशन के, गलत बात। मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल था पास कर रहा था डेविएशन के। यानी मोस्ट गलत है। ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वाज डिटेक्टेड बाय अ स्मॉल, ये लार्ज नंबर, एक मिनट बी पे आते हैं पहले। ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैज रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन, गलत, ये कथन गलत है। अब जैसे देखिए कहीं कहीं बुक में लिखवा देते हैं, कहीं लिखा है 10,000 में एक, या कहीं लिखा है 20,000 में से एक। लेकिन जो भी हो, एनसीईआरटी में लगता है 10,000 में से एक लिखा है, कहीं कहीं बुक में 20,000 में एक लिखा है। ठीक है, यही दो लिखा रहता है। यानी ऐसा नहीं है, बहुत कम ही पार्टिकल है। अगर मान लेते हैं 10,000 में से भी एक, तो 10,000 में से मात्र एक ही पार्टिकल है जो वापस क्या होता है? बाउंस बैक आ जाता है। क्या होता है? जैसे जाता है वैसे ही बाउंस बैक आ जाता है। यानी ये कथन गलत है। नोट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आ जाइए, ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल वाज डिटेक्टेड बाय, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है, यानी 93 ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाज नोट करेक्ट। यानी क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चुप 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 चुप।
पहले एक मिनट रुकिए, तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। रुकिएगा ध्यान से। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग रदरफोर्ड, ठीक है, एक बार कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज नोट करेक्ट। यानी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो किया गया था उसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले तीनों स्टेटमेंट, अधिकांश जो कण था, मोस्ट ऑफ द कण सीधा सीधा निकल जा रहा था। अधिकांश जो कण था हमारा सीधा सीधा निकल जा रहा था, अधिकांश कण। मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल है सीधा सीधा निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो, एक मिनट, इसको फिगर उल्टा हो गया है, इसको यहाँ लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन लिप डज नॉट डेविएट, ये कथन सही है, सही है। ठीक है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वाज डेविएटेड बाय सम एंगल, ये कथन भी सही है। ये कथन, अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल था सीधा सीधा क्या हो जा रहा था, गोल्ड फाइल सोने के पत्थर से गुजर जा रहा था। क्यों गुजर, इससे क्या निष्कर्ष निकाला गया था कि न्यूक्लियस का जो अधिकांश भाग है वो खाली है। ठीक है, अब कुछ कुछ जो अल्फा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल था जो क्या था, कुछ एंगल के साथ डेविएट होकर निकल रहा था। इसका मतलब क्या निकाला गया, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, ठीक है, He2। अगर हीलियम से दो पार्टिकल निकाल देंगे तो किसका निर्माण हो जाता है, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, He2+, इसी को हम लोग, ये हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये कथन सही है। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डन लीफ डज नॉट डेविएट, ठीक है, अधिकांश सीधा सीधा निकल जा रहा था। ठीक है, ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल वाज डेविएटेड बाय सम एंगल, कुछ ही अल्फा पार्टिकल, इसको फिगर को थोड़ा सा उल्टा, इसको सीधा सीधा निकाल के इसको इधर दिखाना चाहिए था, क्योंकि न्यूक्लियस के जितना नजदीक में होगा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये कथन सही है। अब आ जाइए, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हैड रिटर्न इन द सेम डायरेक्शन, गलत। यानी इसका जो करेक्ट ये हो जाएगा, ये दोनों सही है। 93 का ये हो जाएगा 94। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले एमएस है, इसको बोल देते हैं स्पिन, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है केवल एस, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पहले आ जाते हैं एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें से ये किसके बारे में बताएगा, और वाइटल के साइज के बारे में। एन का वैल्यू जितना होगा और वाइटल का साइज पहले कक्षा का है, साइज कम, दूसरे कक्षा का और बड़ा, यानी डी, डी का 2। अरे ई का है तो क्या बना दे, एल होना चाहिए। ठीक है, एक बार देखिएगा यहाँ, तो मुझे लग रहा है इसको एल बना देते हैं। ठीक है, ये 1 जैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, हमारा जो एन एल एम एस, ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और वाइटल में या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, बी का किसके साथ मिलान कर दे, बी का 4 के साथ में मिलान करवा देते हैं। ठीक है, एन एल, एल स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल के बीच में। एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1, 0 ठीक है, 0 के लिए एस पी डी एफ, एस गोलाकार, पी डंबल, यानी सी, सी किसके बारे में, सी का 2 करवा देते हैं। अब बच गया एम, एम ओरिएंटेशन के बारे में, कि जो हमारा ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से किस डायरेक्शन में उसका झुकाव है। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, -L2 + Li करता है, यानी ये ओरिएंटेशन को बताता है। यानी एम का 3, सॉरी ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2, सी का 2, एक मिनट, एक कहाँ से ये हो गया, सी एल, सी का 1 होना चाहिए ना, सी का 1। एक मिनट और थोड़ा सा एक बार करवाते हैं।
ये अब आते हैं स्टार्टिंग से। -L2 प्लस L, ये किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में। ए का 3 हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर बी का 4, एल सी का 1, सी का 1, डी, चलिए मिलाइए तो, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। देखिए तो अगर कोई मिस्टेक होगा, लेकिन जो बताए हैं प्रोसेस ध्यान रखिएगा। 94 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 94 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए यही होना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आइएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रायड, डोब्रेन, ये जो ट्रायड रूल था किसने दिया था? डोब्रेनियर ने दिया था। ट्रायड रूल में क्या बताया था कि अगर एटॉमिक मास के आधार पे एटम्स को अरेंज करेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट का जो मास होगा रिमेनिंग दो एलिमेंट्स के मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट, व्हाट इन द मिडिल ऑफ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, सेम प्रॉपर्टी। एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप इनटू 3 एलिमेंट्स, ये कथन गलत है। ठीक है, द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, अरे लोड क्या है, बढ़ते हुए भार के क्रम में व्यवस्थित 3 तत्व का गुण समान होता है। मध्य के तत्व के गुण अन्य 2 तत्वों के समान होता है, ये सही है। जैसे देखिए ध्यान से, ये हमारा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से किसका बनाएगा? लीना के बनाएगा। तो इस तरीके से बनाएगा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट था, मास ऑफ लगभग सोडियम किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम के अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगा। यानी जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसका मास रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के मास के बराबर हो जाएगा। अब तीनों का जो गुण है, ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट तीनों ले लिया गया, तीनों एलिमेंट्स है जिसको रैंडम अरेंज कर दिया गया। ठीक है, प्रॉपर्टी भी एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? समान गुण वाले एलिमेंट्स को लिया गया। चलिए, तो पहले ट्रैक द प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट आर इन द मिडिल ऑफ, सही है, बढ़ते हुए बट अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, नहीं, ये जो स्टेटमेंट है न्यूलैंड लॉ ऑफ फिफ्थ का है। ठीक है, यानी इसका जो हमारा 95 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है, अब यहाँ से करते हैं 3D श्रेणी, 3D श्रेणी स्कैंडियम, यानी ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लैंथेनाइट 58 से 71, लैंथेनम के बगल में है। एफ ब्लॉक का है। बी का हो जाएगा हमारा एक्टेनाइट 90 से 103, एक्टेनाइट। ठीक है, एक्टेनाइट यानी एक्टेनाइट एक्टिनियम के बगल में रहने के कारण इसका नाम, ठीक है, यानी 90 से, यानी सी का क्या हो जाएगा? 4। अब बच गया डी। 3D सीरीज के बाद 4D सीरीज, 4D सीरीज कहाँ से? 39 से 48 तक, यानी डी हो जाएगा। पहले अंतर मिलाइए, ए का 3, ए का बी का 3, ए का 96 का भी बी है। देखिए पहला ए का 3, ए का 3 तो एक ही ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में ए का 3, ए का जो 3 है, ठीक है, 96 है। 96 में देखिए ध्यान से एक मिनट, लेंथ है 9, बी का 1, बी का 1, एक्टेनाइट डी, बी का, ये तो उत्तर होना चाहिए, हाँ गलत कैसे लिखा गया? ए का 3, बी का 1, बी का 4, बी का 2, सही तो है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा लैंथेनाइट। अब आइए, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ है, यानी किसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, निकालिए तो, निकालते जाइए। यहाँ पे देखिए ध्यान से 7
और 3 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिथियम, यही गलत हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट एल प्लस, इसका कोई मैचिंग ही नहीं है। ठीक है, एल हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एल प्लस देखें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही मैच को खराब कर दिया। यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 1 घटा देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट का आंसर क्या हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 97 का करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। गलत है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी है, इसका नाम क्या है ये तीनों क्या है दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी ये तीनों क्या है दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट का एक क्या दिया हुआ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसको मिला के हम लोग क्या बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, अनुनाद संकर जिसको हम लोग बोलते हैं। तीनों को मिलाने के बाद में जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगी। तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द मोस्ट पावरफुल बॉन्ड, यानी पूछ रहा है पावरफुल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग जनरली कौन बॉन्ड होता है, जनरली बोलते हैं हमेशा नहीं। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जितना ज्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ जाता होगा, हम लोग कहते हैं वो बहुत बार आदमी कंफ्यूज हो जाए कि नहीं ये बॉन्ड ये नहीं हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। इसका कितना 3.5, इसका 2.1, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब तो यहाँ पे क्या होगा आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर, जितना जान बॉन्ड मजबूत होगा, यानी बॉन्ड मजबूत होगा, ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। कितने बार लगता है दिखने में कि ये बॉन्ड मजबूत होगा, नहीं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्ड उतना मजबूत हो जाएगा। अब आइए, द कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मार्क द इनकरेक्ट पोजीशन। ठीक है, अब है सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ठीक है एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करता है और किसका निर्माण करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट यानी गलत, इस बार पहले सही सुनते हैं क्या कहते हैं इनकरेक्ट लिखा हुआ है। द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच कंबाइन हैव ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी का निर्माण कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये भी क्वेश्चन है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होना चाहिए या लगभग सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम। तो ये कथन सही है। अगर एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं कर पाएगा, ये कथन सही है। द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट कंबाइन शुड हैव ओवरलैप टू मैक्सिमम, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि संयोजित होने वाले परमाणुक कक्षों को भी अधिकतम तक अतिव्यापन हो जाए। ठीक है, सही बात है। जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा क्या होगा, जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक कंबाइन करेगा जो बॉन्ड हमारा बनेगा क्या होगा उतना मजबूत बनेगा। जितना कम ओवरलैपिंग करेगा उतना जो हमारा है बॉन्ड क्या होगा कमजोर बनेगा। इसलिए जितना से जितना हो सकता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होना चाहिए, कथन में सही है। चलिए, संयोजित होने वाले परमाणविक कक्षों की आणविक कक्षों के आसपास समिति समान हो जाए। यहाँ इंग्लिश में समझ, द सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू बी कंबाइंड शुड बी यूनिफॉर्म अराउंड द मॉलिक्यूलर, ये भी कथन चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो दूसरे भी एटॉमिक ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस के अलोंग आना चाहिए। अब अगर दूसरा जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो दूसरे इसको भी जेड एक्सिस, ऐसा नहीं हो कि एक एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है और एक बाई एक्सिस के, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग, यानी तीनों कथन क्या है सही होते हैं।
सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी कंबाइंड शुड बी यूनिफॉर्म एंड अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड होना चाहिए। तो ये तीनों का सही है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आंसर 100 का क्या हो जाना चाहिए, 100 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आइए, व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ गैस फ्रॉम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, अगेंस्ट द डेसीमीटर क्यूब, यानी लीटर ही लिखा हुआ है, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या, लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए वर्क पी वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा, यानी बाहरी दाब कितना है जी, व्हाट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ गैस फ्रॉम, ये कर्नल ये बाहरी दाब हमारा दिया हुआ है 3, ठीक है, 3, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, यानी 4 से 6, यानी चेंज इन वॉल्यूम 4 से 6, तो फाइनल माइनस 6 माइनस 4, डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, लीटर, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर, यानी -3 इंटू 3, यानी -6 लीटर, क्या हमारा अब यहाँ तक हो गया हमारा वर्क डन। अब 1 लीटर एटीएम के यानी -6 इंटू 101.32, यानी देखिए -608, ठीक है, ध्यान से ये आंसर दिया हुआ, ये हमारा देखिए क्या रहा है कि एक पॉइंट देखिए 3 एटीएम के नियत दाब के विरुद्ध में क्या किया गया था, तो वॉल्यूम है उससे 4 डेसीमीटर क्यूब से 6 डेसीमीटर क्यूब गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल प्रेशर, तो बर्तन हम लोग कैसे निकालते हैं, बाह्य दाब के अगेंस्ट में कितना वॉल्यूम का परिवर्तन हुआ, तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 3 है और वॉल्यूम 6 से 4 से 6 देखिए मैं क्या यहाँ पे निगेटिव बर्तन हो रहा है, अगर बर्तन निगेटिव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बर्तन जो हमारा है निगेटिव, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बर्तन निगेटिव का मतलब क्या है, सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर बर्तन पॉजिटिव, ठीक है, बर्तन निगेटिव का मतलब क्या है, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम तब ना वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। अब नेगेटिव क्यों माना गया, क्योंकि काम करने के दौरान एनर्जी कम जाती है, इसलिए यहाँ पे बर्तन का साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका आंसर भी हो जाएगा बर्तन 102। चलिए, किसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन किस बात पर निर्भर नहीं करता है, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, सबसे पहले पहला जो हमारा ऑप्शन है, अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था, जो एंथैल्पी चेंज है हमारा अभिकारक और उत्पाद की अवस्था पर निर्भर करते हैं, H2O लिक्विड, इसको चेंज करिए H2O गैस, और H2O सॉलिड है, इसको चेंज करिए H2O गैस, दोनों जगह के एंथैल्पी चेंज है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों जगह की एंथैल्पी चेंज है वो अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अब देखिए ध्यान से, अगर आपके मान लीजिए एक कोयला, ठीक है, ये हमारा एक रिएक्टेंट है एक कोयला, और एक हमारा पेट्रोल, अब दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, तो दोनों केस में जो एंथैल्पी का वैल्यू होगा वो अलग होगा, यानी नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। वेरियस इंटरमीडिएट रिएक्शन, जो हमारा ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा एंथैल्पी है वो इंटरमीडिएट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, क्या है, जो हमारा एंथैल्पी चेंज है इंटरमीडिएट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, यानी
बीच वाले स्टेप पे डिपेंड नहीं करता, क्या बीच वाले स्टेप पे डिपेंड, इंटरमीडिएट रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता, यानी इसका आंसर हो जाएगा इससे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 106 ऊष्माशोषीय क्रिया में इन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में उष्मा अभिशोषित होती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रिएक्शन का आंसर है, एंडोथर्मिक के लिए जो डेल्टा एच का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, और एक्सो के लिए, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू आपकी जो क्वेश्चन का आंसर जो है ये ग्राफ देगा, कौन देगा आपको कैसे होता है। रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी देन सोलर, ठीक है, रिएक्टेंट्स हैव लेसर एनर्जी देन सोलर, रिएक्टेंट्स है, ये तो कथन ऑलरेडी गलत है। सबसे पहले ये ग्राफ है, रिएक्शन के दौरान में जो हमारा ग्राफ है उसके बारे में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस यहाँ मान लीजिए हमारा कोई रिएक्शन, ये हमारा अभिकारक और अक्षांश बनेगा, किसका पोटेंशियल, किसका एनर्जी ज्यादा है, पाँच का एनर्जी क्या है इसमें देख, ठीक है। अब बताइए यहाँ से अभिकारक का पोटेंशियल एनर्जी कम, अभिकारक का पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसको बाहर से हीट दी है तब उत्पाद के बराबर हुआ, इसीलिए अभिकारक के हम लोग एंडोथर्मिक में क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो अभिकारक में ये हो जाएगा उत्पाद का एनर्जी ज़्यादा है, अभिकारक का, तब ना हम लोग किसी भी तरह का चेंज निकालते हैं, तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का ज़्यादा है और सॉरी फाइनल का ज़्यादा इनिशियल का कम है, तब ना ये वैल्यू देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 100 की, यहाँ पे 150 की, अब करिएगा तब ना ये वैल्यू 50 पॉजिटिव आएगा। अगर इसी रिएक्शन को ले लिया जाए, मान लीजिए रिएक्शन प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमारा एक्सोथर्मिक क्या रहता है, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक के लिए कम कर देते हैं, ये ज़्यादा होता, तब यहाँ से करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स हैव मोर एनर्जी, ये कथन गलत है, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट्स हैव लेसर एनर्जी, रिएक्टेंट्स का एनर्जी कम है, इसका ये कथन हो गया, ये हो जाएगा 103 का 30। अगर आप ध्यान रखिएगा ध्यान से, अब बी एस L2 का केस की दिया हुआ सॉलिडिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो निकालना चाहे तो सॉलिडिटी KS दिया हुआ होगा, सबसे पहले छोड़िए क्या कर दीजिए CaCl2 प्लस CCl माइनस, इसका सॉलिडिटी S, तो इसका S, तो इसका CL, KS क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस केस में क्या हो जाएगा KS इक्वल टू S इंटू 2S का पावर 2, यानी S इंटू 4S स्क्वायर, यानी S इंटू 4S क्यूब। अब ये वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ से निकालिएगा 4S क्यूब इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -9, एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 3.4/4 इंटू 10 टू द पावर -9। अब नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, और क्या करेंगे, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -9,
10⁻³ तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 0.8 तो यानी 9 9 81। यहाँ से अप्रोक्सीमेशन अगर लगा दे तो लगभग 0.9, यहाँ से आंसर कर दीजिएगा तो ये 3 आंसर भी यही लेना चाहिए, अप्रॉक्स ले लेंगे, यहाँ से आप करिएगा पर ये लिख लीजिए 104 105। क्वेश्चन ऑलरेडी पहले की करवा चुके हैं। The acidity of PF3 can be described on the basis of, PF3 के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, थोड़ा सा समय कम है, पूरा ऑप्शन ठीक है आज, ठीक है, समय की अभाव है, इसका एक ऑलरेडी एक बार करवा चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वैसे किसी जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इसका जो ठीक है, इसका एसिडिटी किसके आधार पे डिसाइड किया जाता है, तो लुईस अवधारणा के आधार पे, ठीक है, लुईस अवधारणा के आधार पे ऑलरेडी ये क्वेश्चन एक बार पीछे डिस्कस करवा चुके हैं। 105 आर्सेनियस पानी में जाने के बाद H+ देने वाला, OH-, फिर ये ब्रोंस्टेड लवरी ऑलरेडी ये करवा चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द अंडरलाइन मटेरियल इज रिड्यूस, यानी कौन, यहाँ से देखे थे, यहाँ पे देखे थे +2 0 -2, यहाँ +2, ठीक है, यहाँ से -2, यहाँ पे +2 +2 +2 के बाद +2 के बाद -2, यहाँ पे +2 -1, यहाँ -2 में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमारा +1, ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ -2, यहाँ भी अगर ओवरऑल करेंगे तो ऑक्सीजन -2 ही रहेगा, एक ही रिड्यूस हो रहा है ना, अंडरलाइन इसका तो कोई काम है नहीं, तो इसका क्यों निकालें, +1 +1 +1 प्लस, अच्छा 0, +1 से 0 +1 से 0 रिडक्शन, +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में कमी है, यानी तीनों में देखिए तो इसी का तो रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन का यहाँ देख सकते। अब आइएगा नेक्स्ट 160। सबसे पहले हाइड्रोजन का यहाँ पे कथन है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 कितना होता है, 0 वोल्ट का, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में SH, यानी इसका जो विभव है कितना माना गया है, 0 माना गया, ये कथन सही है। इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड विभव का मान लिखते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में। अगर इसको 0 की जगह दूसरा और मान देंगे तो जो भी वैल्यू हो जाएगा सारा आगे पीछे हो जाएगा, यानी इसी के रिस्पेक्ट में, यानी इसका माना गया इलेक्ट्रोड विभव 0। ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं SH स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए अब आ जाइए, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्टिव नॉन मेटल्स, रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है और नॉन मेटल रिड्यूस होना चाहता है, तो नॉन मेटल का रिडक्शन ये क्या हमारा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वो पॉजिटिव होगा, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव, ठीक है, ये कथन सही है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्टिव मेटल आर निगेटिव। अगर हम लोग बात करें तो मेटल का क्या पॉजिटिव होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, कौन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा ये रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मेटल्स, इसका मतलब क्या है, मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहता है और नॉन मेटल रिड्यूस होना चाहता है, क्या होना चाहता है, नॉन मेटल हमारा रिड्यूस होना चाहता है, क्या होता है, नॉन मेटल हमारा रिड्यूस होना चाहता है, यानी ये तीनों का तीनों कथन क्या है, सही है। आज जो बहुत है एक्सेप्टिंग क्वेश्चन है, यानी तो सही नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा, सही नहीं है, तो तीनों कथन सही है जी, एक ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा क्या है, सही है, यानी तीनों कथन सही है।
सही नहीं है। अच्छा, ये नोट, तो नोट में हो जाएगा आंसर। चलिए अब आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे अल्कोहल। यहाँ पे हमारा क्या है, एल, पहले एक बार देख लेते हैं, आइसोमर तो दिया हुआ है ना, हाँ तो देखने का मुझे। यहाँ पे हमारा क्या है, ईथर। यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे हमारा ईथर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल फंक्शनल हो जाएगा। यानी ए का 3, ए का 3 नंबर। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ पे देखें तो CO एक कार्बन का ये दिया हुआ है, ये 1 वाला है, और यहाँ पे कौन दिया हुआ है, CO एक कार्बन का, और इधर कितने कार्बन का दिया हुआ है, 1 2 3। ये दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटोन है, यहाँ पे समझे 2 का 2 का 3 का 1 का, यानी एक दोनों क्या कर रहा है, मेटामर है। क्या है हमारा, ये हमारा मेटामर, यानी बी 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 का क्या हो जाएगा, बी का 4, बी का 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटामर, मेटामर। यानी ए का क्या करेंगे, ए का कैंसिल है 3 और बी का 4। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। अब इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, सी बाद में देखते हैं, पहले सी देखते हैं। ठीक है, डी, यहाँ पे OH अब बच गया है, 1 2 3 तो OH है यहाँ पे 1, यानी सी, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हमारा, सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, तो बच गया है डी। डी, डी है नया गुणक, डी है हमारा, डी का, अरे यार ये डी का डी, डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा हमारा 1, बच गया सी, सी का हो जाएगा 2। 1 मिनट पहले कौन है, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये हो जाएगा। अब आते हैं ये दोनों, देखिए क्या है, ये दोनों हमारा टॉटोमर। टॉटोमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेड। टॉटोमर क्या होता है, इंटर कन्वर्टेड, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये कैसा आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर है। कैसा है, फंक्शनल आइसोमर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या है, देखिए ध्यान से, टॉटोमर में होता क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड चला गया, डबल बॉन्ड और H+ के बीच में ट्रांसफर होता है। यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ चला गया है, तो इस ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, यहाँ का डबल बॉन्ड इस पोजिशन पे जाएगा, इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, यानी टॉटोमर के अंदर में क्या होता है, डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा है, अतिश संयुग्मन। अतिश संयुग्मन कैसा होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। कैसा होता है, ठीक है, दो बॉन्ड 109 ना, अतिश संयुग्मन। ठीक है, 109, ठीक है 109। सबसे पहले हमारा सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये हमारा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ओवरऑल देखिए ध्यान से होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग कहाँ पे मिलता है, डबल बॉन्ड, ठीक है, और कहाँ देखने मिलता है,
फ्री रेडिकल के बीच में और कहाँ पर देखने को मिलता है, और हम लोग को कहाँ पर देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल के बीच में और एक कार्ब एनायन के बीच में कभी कभी मानेंगे रिएक्शन एक ही जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ध्यान से, यहाँ पे बेसिकली हमारा होता क्या है, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे जो देखते मान लीजिए अल्फा, सिस्टम के पास हमारा सिस्टम है, सिस्टम के पास में क्या होना चाहिए, अल्फा एक क्या होना चाहिए, सिस्टम के पास में अल्फा एक होना चाहिए, ठीक है, अल्फा एक होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन का हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और इसके पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल खाली हो सकता है पूरी तरीके से या आंशिक रूप से होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से। यानी यहाँ पे होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली पाई बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के पार्शियली फील्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, सिग्मा डी लोकलाइजेशन सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ये भी सकते हैं सिग्मा और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन है। अब आ जाइए सिग्मा टू पाई का डी लोकलाइजेशन, यहाँ पे मुझे जो लगता है ऑप्शन आंसर तो हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर तो ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। इसके थोड़ा सा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होगा, तो ये सिग्मा और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन। अब आ जाइए यहाँ पे ये जो सिग्मा और पाई है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा एवं पाई होता है, सिग्मा टू पाई का बीच होता है ना, वाला ऑप्शन ऐसे इसका आंसर तो हो जाएगा, आंसर तो इसका हो जाएगा, तो आंसर तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है। यहाँ पे होता है सिग्मा अति सिग्मा और पाई के बीच, यहाँ पे डी लोकलाइजेशन तो होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नो बॉन्ड रेजोनेंस के लिए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इस ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद में थोड़ा देखेंगे ये लैंग्वेज सिग्मा एवं पाई, सिग्मा से पाई का डी लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसके बाद देखेंगे आंसर डी होगा। एक बार डी ऑप्शन को थोड़ा चेक करेंगे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट का ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन आयन कब स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इसके साथ जुड़ा होगा। आपको पता है, ठीक है, हमको सबसे स्टेबल यहाँ पे पीएच ठीक है। यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, सबसे अनस्टेबल होगा, माइनस ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, यानी इसके स्टेबिलिटी को सबसे कम, यानी नेगेटिव चार्ज क्या होना तो कम से कम, और तीन मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते के चार्ज से बढ़ा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 4 नंबर और सबसे कम 4 देते हैं, क्या हो जाएगा 110 का 20 होगा, क्या हो जाएगा 110 का 110, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर ऑर्डर लिखे एक्टिविटी का तो सबसे अच्छा स्टेबल हो जाएगा 3685 के यहाँ पे रेजोनेंस के द्वारा ये चार्ज करता है। उसके बाद CH3
उसके बाद एस एस नेगेटिव रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये तो अब आज की क्लास को करते हैं समाप्त। उसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग है, ठीक है, ये हमारा बचा हुआ रिमेनिंग है, इसका जो डिस्कशन आगे कुछ समय अंतराल के बाद होगा, ठीक है। वो समय हो सकता है कि आपको 21 मई से या 25 जून से, ठीक है। ये चलिए तो आज की क्लास को करते हैं, आप कैसे देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाइए, क्लास को करते हैं।